देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। कि 2q क्या है, एक सम पूर्णांक के रूप होता है और 2q प्लस 1 जो है एक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसको इसमें बतलाना है, कि इसको दर्शाना है। देखो यहां पे लिख लेंगे हल और इसमें लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसमें मान लिए कि ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 2 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। इसमें हम मान लिए कि a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि जो रूप जो दिया हुआ है 2q है, यानी कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पे 4 रहता तो 4 से भाग करते, 6 रहता तो 6 से भाग करते। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, देखो इसमें भी 2 है कि नहीं, इसलिए इसमें हम 2 से भाग किए हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो भागफल q प्राप्त होगा और शेषफल r प्राप्त होगा। इसको हम मान लिए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। इतना हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखो इसमें हम माने हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई क्या है, इसमें धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 2 से भाग देंगे, यानी कि ए में हम भाग करेंगे 2 से, और भागफल q यानी कि भागफल इसमें q आएगा तथा शेषफल r प्राप्त होता है। शेषफल इसमें क्या प्राप्त होगा, r प्राप्त होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। और ए कोई पूर्णांक है, ठीक है, जिसमें भाग करेंगे 2 से तो भागफल q और शेषफल क्या होगा, r प्राप्त होगा। इतना हम माने हुए हैं। तो इसमें ए हो जाएगा भाज्य, यानी कि ए हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक इसमें 2 है तो लिख लेंगे 2, फिर गुना में भागफल इसमें q है तो लिख लेंगे q, प्लस में शेषफल r है तो लिख लेंगे r, यानी कि a बराबर हो जाएगा 2q प्लस में r। तो यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 2q प्लस r हो जाएगा। इतना से समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर समझाया है, हम इसे माने हैं क्या कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग किया है तो q भागफल और r शेषफल प्राप्त होगा। तो इसमें 2 हो जाएगा भाजक, a हो गया भाज्य, q हो गया भागफल, r हो गया शेषफल। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य गुना में भागफल प्लस में शेषफल। और इसको हम लिखेंगे तो इतना लिख सकते हैं। अब इसमें हमको समझना है शेषफल। शेषफल कैसे समझेंगे इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हम 2 से कोई संख्या भाग देते हैं, जैसे 5 लिख लिए, 2 से हमको 5 में भाग देना है। किसी भी संख्या से हम भाग करते हैं, ठीक ना, तो शेषफल क्या होगा, जिससे भाग करेंगे ना उससे हमेशा कम होगा, यानी कि उससे छोटा प्राप्त होगा। जैसे मान लो किसी संख्या में 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 प्राप्त नहीं होगा, 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 5 प्राप्त नहीं होगा, 5 से छोटा होगा। और 0 शेषफल हो सकता है या 0 से 12 होगा। जैसे मान लीजिए हम 2 से भाग किए इसमें, तो 2 दूनी 4, इसमें शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। अगर यही हम 2 से भाग करते 4 में, तो 2 दूनी 4, शेषफल होता है इसमें 0। कि शेषफल क्या होता है, जिस संख्या से हम भाग करेंगे ना उससे हमेशा छोटा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है।
तो यहाँ पे क्षेत्रफल r है, तो r का मान क्या हो सकता है, इसमें भाग कर रहे हैं 2 से, तो 2 से छोटा होगा, r 2 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसमें हम 2 से भाग कर रहे हैं, और 0 से 12 होगा या 0 के बराबर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अगर मान लो कि हम 5 से भाग करते हैं तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, 5 से छोटा होगा, क्षेत्रफल हमेशा 5 से छोटा होगा, और हम 5 से भाग करेंगे तब, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसमें हम भाग कर रहे हैं 2 से, किससे भाग कर रहे हैं, 2 से, तो क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, 2 से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। तो 0 होगा इसमें क्षेत्रफल और 1 हो सकता है। और किसी संख्या में हम 2 से भाग करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0 नहीं तो 1 होगा। 2 के बराबर नहीं होता है, 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा क्या होगा, 0 और 1 होगा। अब r बराबर 0, तो r के मान 0 लिखेंगे तो a के मान इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर है इसमें 2 क्यूब प्लस में r, तो 2 क्यूब हो जाएगा प्लस में r के मान क्या हो 0, और 2 क्यूब रह जाएगा। फिर लिखेंगे r बराबर 1 कामा a बराबर इसमें हो जाएगा 2 क्यूब प्लस में r के मान क्या हो जाएगा इसमें 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1। यहाँ पे हम प्लस में 0 नहीं लिखे, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो संख्या ही रह जाता है, तो ये एक सम संख्या होगा। ये क्या है, सम संख्या है। और 2 क्यूब प्लस 1 क्या है, कि विषम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या। और 2 क्यूब प्लस 1 क्या है, विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जिसमें 2 से भाग चल जाए। समझ में आया कि नहीं। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा उसको हम बोलेंगे सम संख्या। और विषम संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटे उसको हम बोलेंगे विषम संख्या। यही ना जानते हैं। अब देखो 2 क्यों है, और क्यू में जब हम 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, और क्यू में जब हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 2 तिहाई 6, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8। और हम क्यू का मान कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। इस रूप में क्या आ जाएगा, सम संख्या। और क्यू के मान इसमें हम कुछ भी डालते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, सम संख्या ही आ रहा है। 1 रखा है तो 2 आ गया, 2 क्या है, सम संख्या है। 2 रखे तो 4 आ रहा है, 4 भी क्या है, सम संख्या है। 3 रखे तो 6 आ गया, 6 भी क्या है, सम संख्या है। 4 रखे तो 8 आ गया, 8 भी क्या है, इसमें सम संख्या है। और इसमें हम क्यू का मान रखते हैं 1, तो जगह 2 गुना में 1 प्लस में 1, तो 2 एकम 2 प्लस 1, 2 1 3। और 1 रखेंगे इसमें हम क्यू के मान तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 गुना में 2 प्लस में 1, 2 दूनी 4 प्लस 1, 4 1 5 आ जाएगा। 2 रखने पे कितना आ जाएगा, 5। अगर हम 3 रखेंगे तो 2 गुना में 3 होगा प्लस में 1, 2 तिहाई 6 प्लस 1, 6 1 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 4 रखेंगे तो 9 चला आएगा, 4 दूनी 8 1 9, 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 11 आ जाएगा। तो इस सब कौन संख्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है कि नहीं। इसलिए हम कहे हैं कि 2 क्यू क्या होगा, सम संख्या है, और 2 क्यू प्लस क्या है, विषम संख्या है। अब समझ में आ गया। इसके नीचे में लिखेंगे यहां 2 क्यू 2 से विभाज्य है, इसीलिए इसीलिए 2 क्यू एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, समपूर्णांक का रूप है। जबकि 2 क्यू प्लस 1 2 क्यू प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए 2 क्यू प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है।
समझ में आया कि नहीं? देखो 2q क्या है कि 2 से विभाज्य है, 2q जो है 2 से कट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए क्या होगा कि 2q एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है क्योंकि 2 से कट रहा है। लेकिन 2q प्लस 1 2 से विभाजन नहीं है, यानी कि 2 से नहीं कटने वाला है। इसलिए क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। हमको इसमें यही दर्शाना था कि 2q क्या है, एक सम पूर्णांक का रूप होता है और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक का रूप होता है, जो यहाँ पे दर्शा चुके हैं। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम तीसरा क्वेश्चन बतलाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यहां पर लिख लेंगे हल। इसमें लिखेंगे माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें, देखो अब इस ए में हम कैसे भाग करेंगे, तो क्वेश्चन कौन सा चेक करेंगे। क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 4 है, इसलिए इसे हम 4 से भाग करेंगे। कमा जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। इतना इसमें हम मान लिए। समझ में आया कि नहीं? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और उस ए में, यानी कि ए में हम 4 से भाग करेंगे तो भागफल q और शेषफल इसमें r प्राप्त होने वाला है। इतना माने है। तो इसमें ए हो जाएगा भाज्य, ये क्या होगा इसमें भाज्य, 4 इसमें हो जाएगा भाजक, q इसमें हो जाएगा भागफल और r इसमें है शेषफल। इसके नीचे में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। देखो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर, यानी कि ए बराबर भाजक गुना में भागफल, यानी कि 4 से गुना q में तो 4q प्लस शेषफल इसमें r है तो लिख लेंगे r, यहाँ पे लिख लेंगे r। यानी कि जब हम इतना मानेंगे, समझ में आया कि नहीं, तो इसमें हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर 4q प्लस में r। अब देखो इसमें हम भाग कर रहे हैं 4 से, किससे भाग करता है 4 से, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल हमेशा 4 से कम होगा प्राप्त, 4 से कम या 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। बात समझ में आया कि नहीं? और किसी संख्या में हम भाग करेंगे 4 से तो शेषफल क्या होगा, हमेशा 4 से छोटा प्राप्त होगा या 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। r के मान जो होगा 0 से 12 या बराबर होगा, लेकिन 4 से छोटा होगा क्योंकि इसे हम 4 से भाग दे रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? r के मान क्या क्या हो सकता है, जब हम 4 से भाग करेंगे तो r के मान, यानी कि शेषफल के मान 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। जब हम 4 से भाग करेंगे किसी भी संख्या में तो शेषफल क्या होगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 4 से भाग करने पर शेषफल 4 नहीं आ सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? और हम 6 से भाग करते किसी संख्या में तो शेषफल क्या होता, 0 1 2 3 4 5 तक जाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें हम 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, 0 1 2 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब देखो इसमें क्या करेंगे,
आर के मान डाल देंगे। आर के मान 0 1 2 3 4 के मान डालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 0 कामा, तो ए के मान इसमें कितना हो जाएगा? अगर हम इसमें आर के मान लिखेंगे 0 तो ए का मान हो जाएगा 4q, 4q। और हम आर के मान डालेंगे 1 तो ए के मान इसमें क्या हो जाएगा? 4q प्लस में 1। और हम आर के मान लिखते हैं 2 तो ए का मान होगा इसमें 4q प्लस में 2। और आर का मान लिखेंगे 3 तो इसमें ए का मान होगा 4q प्लस में 3। अब देखो इसमें हमको दिखाना क्या है कि 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, ये जो है विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। अब देखो 4q इसमें एक सम संख्या हो, क्या होगा? सम। 4q प्लस 1 विषम होगा, 4q प्लस 2 एक सम होगा, और 4q प्लस 3 क्या होगा? एक विषम होगा। 4q सम होगा या 4q प्लस 2 क्या होगा? सम होगा। और 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 विषम होगा। ये जो है सम के रूप होगा और ये जो है विषम के रूप होगा। तब इसको हम सम क्यों कहते हैं, इसको विषम क्यों कहते हैं? तो सम किसे कहेंगे? जो 2 से कट जाए। विषम किसे कहेंगे? जो 2 से न कटे। तो ये जो संख्या जो लिखा है इसमें, ये क्या होगा? 2 से पूरा पूरा कट जाएगा और ये 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए इसको हम विषम कहते हैं, इसको सम कहते हैं। देखिए अगर इसमें हम q का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 होगा। 3 रखेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा। अगर 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 होगा। 5 रखेंगे तो 4 पंचे 20 होगा। इस तरह के आगे आते रहेगा। या इसको चेक कीजिए, और इसमें हम q का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दू 6 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दू 10 होगा। अगर 3 रखेंगे तो 4 3 12 दू 14 होगा। अगर 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 दू 18 होगा। अगर 5 रखेंगे तो 5 चौका 20 दू 22 होगा। इस तरह इसमें आएगा। तो जितना भी इसमें संख्या है सब क्या है? 2 से कट जाएगा, इसलिए क्या होगा? सम के रूप है। अब इसमें चेक कीजिए, अगर इसमें हम q का मान 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 1 5 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 4 3 12 1 13 होगा। q का मान 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 1 17 होगा। इस तरह मान आगे रखेंगे तो इसका मान आगे आते रहेगा। या इसको चेक कीजिए, और इसमें हम मान डालते हैं q का मान 1 तो 4 एकम 4, 4 3 7 हो जाएगा। और q का मान इसमें डाल देंगे 2 तो 4 दूनी 8, 8 3 11 होगा। और q के मान रखेंगे 3 तो 4 3 12, 12 3 15 होगा। और q के मान डालेंगे 4 तो 4 चौका 16 3 19 होगा। इस तरह इसमें भी आएगा। अब देखो ये जो संख्या इसमें आ रहा है सब क्या है? सम संख्या का रूप है, और ये सब क्या है? विषम संख्या है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए इसको हम बोलेंगे सम संख्या है, इसको बोलेंगे विषम संख्या है, क्योंकि ये सब 2 से कट रहा है और ये सब 2 से नहीं कट रहा है। तो नीचे में लिखेंगे यहां हमको दिखाना इस दोनों के लिए, तो हम सिर्फ इस दोनों के लिए लिखेंगे। यहां 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है कि नहीं? 2 से कटेगा सब संख्या? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से, यानी कि 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसीलिए जब 2 से विभाजन नहीं होगा तो संख्या क्या होगा? विषम होगा। इसलिए 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है या है। समझ में आया कि नहीं? हमको इसमें दिखाना था कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 क्या होगा? एक विषम के रूप होगा। तो यहाँ पर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 से विभाजन नहीं है, यानी कि 2 से नहीं कट रहा है, जो कि यहाँ पर हम बतला दिए हैं। बतला है कि नहीं?
जब 2 से नहीं कटेंगे, इसीलिए जब 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए 4q+1 या 4q+3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। आगे समझ में, नोट कीजिए तो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो जब भी हमसे पूछेगा महत्तम, महत्तम मतलब क्या होता है, HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इस दोनों संख्या का हम HCF निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। इसका HCF निकालना है तो छोटा संख्या से हम बड़ा संख्या भाग कर देंगे। 250 से 425 में भाग करेंगे, तो इसमें भाग करेंगे तो एक मर्तबा में जाएगा भाग 250, 5 में से घटेगा 0 तो 5 बचेगा, 12 में से घटेगा 5 तो 7, 3 में से घटेगा 2 तो 1, यानी इसका शेषफल आ गया 175। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम इसमें भाग करते रहेंगे। अब 175 से भाग कर देंगे 250 में। अगर HCF नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग पहला वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा HCF बतलाया हुआ है कैसे निकलता है इसे। अब इससे से भाग करेंगे तो भागा जाएगा एक मरते में 175, 10 में से घटेगा 5 तो 5 हो जाएगा, 14 में से घटेगा 7 तो 7 होगा, इधर कट जाएगा, यानी कि 75 से भाग कर देंगे 175 में, तो 75 दूनी 150, यानी कि 150, 2 मरते में भाग जाएगा 150, 5 2 इधर कट जाएगा, यानी कि 25 शेषफल है। फिर 25 से भाग करेंगे 75 में, तो 25 दिया 75, शेषफल इसमें 0 आ गया। और अंतिम बार, ठीक ना, अंतिम चरण में जितना भाजक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। यानी कि इसमें अंतिम स्टेप में 25 से कटा है, 25 इसका भाजक है, तो इस दोनों संख्या का HCF कितना होगा, 25 होगा। HCF 250 और 425 बराबर हो जाएगा 25, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा 25। तो नीचे में लिखेंगे अतः पात्र की महत्तम धारिता बराबर 25 लीटर हो जाएगा, 25 लीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे कुछ बतलाते हैं। नोट कीजिए तो इसको। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक आयताकार सतह की लंबाई 4461 मीटर एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, इसमें एक आयताकार क्या सतह है जिसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, और उस आयताकार सतह पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। यानी कि इसका पहले आकृति समझिए। एक आयताकार आकृति है ABCD, यानी कि इसमें लंबाई और चौड़ाई है, एक आयताकार इसमें आकृति बन गया। अब इसका लंबाई है 4661 मीटर है, इसका भी मान लीजिए 4661 मीटर, और चौड़ाई इसमें 3318, यानी कि 3318 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 3318 मीटर। अब ये जो एक आयताकार सतह है इस पर क्या बिछाना है, टाइल्स। टाइल्स कैसा है, इसमें वर्गाकार। अब जो टाइल्स जो है ना, इस टाइल्स की लंबाई निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं, इस टाइल्स की लंबाई, जितना भी टाइल्स है सब वर्गाकार होगा और सबके साइज बराबर होगा। तो इस टाइल्स की लंबाई निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका हम HCF निकाल लेंगे। लंबाई और चौड़ाई का अगर हम HCF निकालते हैं तो टाइल्स की लंबाई निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल और इसमें निकाल लेंगे HCF। तो चौड़ाई से भाग कर देंगे लंबाई में, यानी छोटा से भाग कर देंगे बड़ा संख्या में, तो 3318 से भाग कर देंगे 4661 में। इसमें भाग जाएगा एक मरते में 3318, 11 में से घटेगा 8,
3 होगा, 5 में से घटेगा 1 4, 6 में से घटेगा 3 तो 3, 4 में से घटेगा 3 तो 1, 1343। अब इस शेषफल से इस भाजक में भाग कर देंगे 3318 में। 1300 है, 4340, 3 मरते में भाग नहीं जाएगा, भाग जाएगा 2 मरते में। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26, 2686 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे, 2 11 में से घटेगा 8, 3 12 में से घटेगा 6 तो 6, 2 में से घटेगा 2 तो क्या हो 0 हो जाएगा, यानी कि 632 आ जाएगा। 632 से भाग कर देंगे 1343 में, यानी कि देखो इसमें 2 मरते में भाग लग जाएगा, 1264 हो जाएगा, 1264। इसको घटा लेंगे, 13 में से घटेगा 4 तो 9 होगा, फिर 13 में से घटेगा 6 तो 7 होगा, 12 में से घटेगा बात कर जाए। अब 79 से भाग कर देंगे 632 में, इसमें भाग लग जाएगा 8 मरते में, 8 में 72 के 2 हासिल हो जाएगा 7, 8 7 56, 56 में जोड़ेंगे 7, 56 7 63, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। इसका शेषफल क्या है 0 आ गया। यानी कि अंतिम चरण में जितना भाजक होगा उसी को हम बोलेंगे HCF। तो अंतिम में कटा है 79 से, समझ में आया कि नहीं। यानी कि इस दोनों संख्या का HCF कितना आ जाएगा 79 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, HCF इसमें हो जाएगा 4661 और 3318 बराबर लिख लेंगे 79। इसमें हमको निकलना है टाइल्स की लंबाई, तो नीचे में लिखेंगे अतः टाइल्स की लंबाई बराबर 79 मीटर हो जाएगा, 79 मीटर, यही इसका आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। देखो इसमें निकालना है हमको टाइल्स की संख्या। जिस तरह हम 5 नंबर क्वेश्चन बतलाया है सेम ये भी उसी तरह है, हल्का इसमें चेंज है। उसमें हम टाइल्स की लंबाई निकाले हुए थे और इसमें टाइल्स की संख्या ज्ञात करना है। तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले टाइल्स की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे लंबाई बराबर, लंबाई इसमें 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, दोनों को हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, तो 1658 सेंटीमीटर, 1658 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसमें हो जाएगा 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, 832 सेंटीमीटर, 832 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ एक आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। अब इसके अंदर में क्या है, टाइल्स बिछाना है और टाइल्स है वर्गाकार, तो कितना टाइल्स हम बिछा सकते हैं, बात समझ में आया कि नहीं। तो उसी टाइल्स की संख्या निकालना है। तो इसका पहले आकृति है बतलाते हैं यहाँ पर, अब उसके अनुसार इसको समझाएंगे। टाइल्स की लंबाई 1658 सेंटीमीटर हो गया और चौड़ाई में 832 सेंटीमीटर हो गया। देखो यहाँ पे जो हम आकृति बनाए हैं इसी की तरह इसमें दिया हुआ आयताकार फर्श, यानी कि ABCD एक आयत है, समझ में आया कि नहीं। तो एक आयत का फर्श हो गया। देखो इसमें जो बनाए हुए और आकार सब क्या है, इसमें टाइल्स बिछा हुआ है। तो इसमें टाइल्स की संख्या निकालना है, टाइल्स की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम इसमें इसलिए कहा है क्योंकि हो सकता है कि टाइल्स किसी में आधा भी लग सकता है, बात समझ में आया कि नहीं। तो आधा के छोड़ देना है, जो पूरा पूरा लग रहा है टाइल्स उस टाइल्स की संख्या बतलाना है। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले इसमें टाइल्स की लंबाई। टाइल्स की लंबाई यानी कि वर्ग की भुजा बोल सकते हैं या वर्ग की लंबाई बोल सकते हैं। जबकि इसमें दिया हुआ है आयत की लंबाई 1658 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसमें 832 सेंटीमीटर।
तो इस दोनों की सहायता से हम क्या निकालेंगे, टाइल्स की लंबाई निकालेंगे। टाइल्स की लंबाई यानी कि वर्ग की भुजा बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस दोनों के एचसीएफ निकाल लेंगे। इसमें हम भाग कर देंगे 832 से 1658 में, 1658 में इसका एचसीएफ निकालेंगे। जितना एचसीएफ आएगा वो हो जाएगा टाइल्स की लंबाई। जब टाइल्स की लंबाई निकल जाएगा तब हम टाइल्स की संख्या निकालेंगे। तो 832 दिन हो जाएगा 1664, यानी कि एक मर्तबे में भाग इसमें जाएगा। एक मर्तबे में हो जाएगा इसमें 832, 6 2 8, 826 बचेगा। फिर 826 से भाग कर देंगे 832 में, फिर जाएगा भाग एक मर्तबे में 826, इसको घटा लेंगे तो 832 में से घट जाएगा 826, इसमें बचेगा 6, इधर पूरा कट जाएगा। फिर इस 6 से हम भाग कर देंगे 826 में, तो 6 एकम में 6 हो जाएगा, इसमें बचेगा 2, उतरेगा 2, 22, 6 तरी 18, इसमें बचेगा 4, 46, 6 7 42, और इसमें आ जाएगा 4। 6 से हम भाग के 826 में, तो शेषफल कितना गया 4। अब इस 4 से भाग कर देंगे 6 में, तो 4 एकम 4। अब शेषफल इसमें गया 2, इस 2 से भाग कर देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, यानी कि शेषफल क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया, 0 हो गया। तो अंतिम चरण में जिससे कटेगा उसी को क्या बोलेंगे, हम एचसीएफ बोलेंगे, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। एचसीएफ 832 और 1658 का बराबर हो जाएगा 2 एचसीएफ, यानी कि इसका मतलब हुआ कि वर्गाकार जो टाइल्स है इसका लंबाई कितना होगा, 2 होगा, यानी कि वर्गाकार की लंबाई यानी कि भुजा बोल सकते हैं, यानी कि वर्ग के भुजा समझ जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा इसमें, 2 सेंटीमीटर। तो निकालेंगे वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स की संख्या, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयताकार फर्श है तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और वर्गाकार इसमें टाइल्स है तो वर्ग का क्षेत्रफल। बटन क्या लिख लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। फिर बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसमें लंबाई है 1658, तो 1658 गुना चौड़ाई, चौड़ाई इसमें 832, और वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग के लंबाई के ही बोलते हैं भुजा, भुजा का मान इसमें 2, तो 2 के स्क्वायर, 2 गुना में 2, क्या लिख लेंगे, 2 गुना में 2। अब इसको हम हल कर लेंगे, जितना आंसर आएगा वही क्या होगा, वर्गाकार टाइल्स की संख्या हो जाएगा। देखो 2 से इसको काट देंगे, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, 0 2 16, बराबर लिख लेंगे 1658 गुना में 208। अब देखो इस दोनों के जब गुना कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 3,44,864, यही इसमें टाइल्स की संख्या हो जाएगा, यानी कि छठा के आंसर कितना हो जाएगा, 3,44,864 टाइल्स की संख्या हो जाएगा। यानी कि इस तरह टाइल्स होगा कितना इसमें होगा, 3,44,864 हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बतलाया है 2 से 6 तक क्वेश्चन। अगर 2 से 6 तक क्वेश्चन पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है। नोट कीजिए इसको।